हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। क्या मेरी वॉइस सभी तक पहुंच पा रही है? माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, हाउ इज द जोश? क्या हाल है? हाउ वाज योर एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? बहुत खराब? कोई बात नहीं, इसमें कौन सी नई बात है, पहले कौन सा अच्छा हुआ करता था। आदत डाल लो, इसकी आदत डाल लो। मैंने पहले भी बोला था, बिना एक्सपेक्टेशंस के दन दनादन लगे रहो। पेपर 1 इजी था फिजिक्स का या पेपर 2 इजी था? कुछ लोगों को 1 लग रहा है इजी, कुछ को दोनों, कुछ को पेपर 2 इजी लग रहा है। ठीक है। हाँ, मैं एक बात और आपको कन्वे करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि पेपर्स में कुछ मिस्टेक्स या कुछ एरर्स आ जाते हैं एक आध दो क्वेश्चंस में, तो आप उस पर यार पैनिक मत हुआ करो, है ना। जैसे कि पेपर 2 में एक क्वेश्चन जिसमें वो एडपुट मशीन जैसा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, उसमें मासेस की वैल्यू इंटरचेंज हो गई थी। एज इट इज वैसा ही सेम क्वेश्चन पेपर 1 में भी आया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा, है ना। उसमें क्या था, मासेस ए और बी इंटरचेंज हो गए थे और सेम क्वेश्चन आपका पेपर 1 में भी था। पेपर 1 में तो डेटा सही था, लेकिन पेपर 2 में जो डेटा था वो चेंज हो गया था। तो अब स्टूडेंट्स मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है, गलत है। इस तरीके के अगर कोई एरर्स आते हैं तो प्लीज आप अपडेट ना करें। 1 से 2 दिन के अंदर वो अपडेट आपको भी मिल जाएगी कि किस क्वेश्चन में आपको बोनस मिलने वाला है। बोनस उस क्वेश्चन में मिलता है जो क्वेश्चन ही गलत हो गया। जैसे पेपर 2 का वो क्वेश्चन गलत हो गया तो वो क्वेश्चन में बोनस मिल जाएगा। तो गलतियां तो हर जगह होती है, इवन आईआईटीज के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी गलतियां हर साल एक ना एक या दो गलतियां हो जाती है। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन, इसमें पैनिक होने वाली बात नहीं है और आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप अननेसेसरी मैसेजेस मत किया करिए। उससे क्या होता है कि आपको तो लगता है कि सर ने रिप्लाई नहीं दिया, या एक मैंने छोटी सी बात पूछी है, मैंने उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इवन अर्जेंट मैसेजेस आपके छोटे छोटे मैसेजेस की वजह से मिस हो जाते हैं। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट कि जब तक आपको अर्जेंटली कुछ ना पूछना हो, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई भी मैसेज टाइप ना किया करें। ठीक है, कोई भी पेपर में करेक्शन है, डेफिनेटली वो करेक्शन अपडेट कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बड़ी टीम यहाँ बैठी हुई है, उनका काम यही है, तो आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? रैंक्स तो देखिए ऊपर नीचे होती रहेंगी, ये सब चलता रहेगा, आदत बना लो। लेकिन पेपर क्या आप लोगों ने एनालाइज किया? क्या आप लोगों ने देखा? पेपर 1 जो था, पेपर 1, पता है पेपर 1 मैंने सेट किया था, मैंने, और मैंने पेपर 1 में अगर मैं इंटीजर्स को हटा दूं तो मैंने सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट में लगभग सभी क्वेश्चंस बहुत आसान और बिल्कुल वैसे रखे थे जिस पैटर्न के आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। इंटीजर्स में मैं मानता हूं इंटीजर भी टफ नहीं थे, लेकिन ये था कि इंटीजर्स का क्वेश्चन इस तरीके से मैंने बनाए थे कि आप कहीं एमजी फोर्स लगाना भूल गए होंगे, कहीं क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से फ्रेम किया था कि मैं ये चेक करना चाह रहा था कि आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हैं, आप क्लास में मेरी बातों को ध्यान से कैसे सुनते हैं। जो लोग सारी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हैं, घर जाके उसको एनालाइज करते हैं, डेफिनेटली उन लोगों ने कम मिस्टेक्स करी और उन्होंने बहुत अच्छा भी परफॉर्म किया। जैसा आपको याद होगा, एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें 3 ब्लॉक्स रखे हुए थे, ए और बी ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था। वहां पे ये पूछा था कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी विल बी सेम। मैंने देखा कि मेजर जनता ने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, उन्होंने कहा कि ए और बी का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्या एक बात बताओ, क्या भाई लोगों, क्या मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला करके क्लास में नहीं बताई है कि whenever we talk about a vector quantity तो सिर्फ उसका डायरेक्शन नहीं देखते, सॉरी उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखते, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। अब वही बात है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम सिली मिस्टेक्स का नाम दे देते हैं। हम क्या कहते हैं कि सर ये मेरे से सिली मिस्टेक होगी। क्या बोलते हैं बेटा? सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक थोड़ी है, इसको सिली मिस्टेक नहीं बोला जाता।
इसको बोला जाता है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बिकॉज ऑफ दिस आपसे ऐसे ऐसे एरर्स हो रहे हैं, ठीक है। इनको सिली नहीं बोला जाता, गलतियों से सीखता है, हर इंसान गलतियों से सीखता है, पछतावा नहीं बनाता, रिग्रेट नहीं बनाता, दोबारा खड़ा होता है, गलतियां एनालाइज करता है। स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि सर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 100% दे रहे हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप यही कर रहे हैं। मुझे आज तक अपनी लाइफ में कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अपना 100% परफेक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है अभी भी मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मेरे अंदर बहुत ऐसी गुंजाइश है कि मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। तो आज तक के अपने कैरियर में मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम अपना 100% दे रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस है? आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, क्या ये तुम्हारा बेस्ट है? क्या तुम इससे अच्छा नहीं कर सकते? क्या तुम लोगों ने पेपर एनालाइज किया होगा, देखा होगा, तुम्हें नहीं लगा कि तुमने बहुत छोटी छोटी गलतियां कर दी या क्वेश्चंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें लगता है कि 2 साल के अंदर तुम अपनी इन गलतियों को सुधार करके आगे अच्छा इंप्रूव कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एक दिन तुम्हारा बेस्ट निकल करके आएगा। तो मैं कहूंगा कि अपने इस सफर को आगे कंटिन्यू करो, जबरदस्त तरीके से मेहनत करो। आईआईटी की जो मंजिल है वो आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ये मेरा बेस्ट है, मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, मैं अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकता, तो सेकंड ऑप्शन आपको पता ही है, जो बहुत आसान ऑप्शन है, गिव अप, मैदान छोड़ दो, मैदान छोड़ दो। क्या आपको नहीं लगता कि आप आने वाले 500 दिन के अंदर, आपके पास लगभग ये मान के चलो 500 डेज रिमेनिंग है, क्या आपको लगता है कि इन 500 दिन के अंदर आप अपने आप को बदल सकते हो? आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, आप और इंप्रूव कर सकते हो? जैसे मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने एक टेस्ट में अच्छा किया, दूसरे में खराब कर दिया। एक टेस्ट में उनकी अच्छी रैंक आई है, दूसरे में बहुत खराब आई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई, टेंशन लेना, नर्वस हो जाना, सिली मिस्टेक्स कर देना, ये मैं इनको सिली नहीं बोलता, मैं कभी इनको सिली बोलता ही नहीं। ये सिली नहीं है बेटा, ये मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हमें सुधारनी होंगी, हमें अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा, हमें अपने रिवीजन को प्रॉपर तरीके से करना होगा, क्लास में कराए गए क्वेश्चंस को घर जाके दोबारा से अटेम्प्ट करना होगा, बिना सॉल्यूशन देखे डिस्कशन को ध्यान से सुनना होगा। बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो आप अभी भी फॉलो नहीं कर रहे। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव इट। क्या लगता है इम्प्रूव कर पाओगे, या तुम ये सोचते हो कि सर ये तुम्हारी बेस्ट रैंक है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि ये सर उनकी बेस्ट रैंक थी, इससे अच्छी रैंक नहीं आ सकती? एक बार प्लीज मुझे यहाँ पर बताएं, क्या ये आपका बेस्ट है? क्या इससे अच्छी रैंक ला सकते हो? सभी बोल रहे हैं हाँ सर ला सकते हैं, डेफिनेटली ला करके रहेंगे, कोशिश करेंगे। जोश में मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जोश तो बहुत है, लेकिन ये जोश 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। होश में रहना भी जरूरी है, होश में सोच करके बोलो, आराम से बोलो। क्या तुम्हारे पास 500 दिन का समय है? जिस दिन तुम फाइनल एग्जाम लिख रहे होगे, क्या तुम 500 दिन में अपने आप को बदल पाओगे, कर पाओगे? क्या ये तुम्हारी बेस्ट रैंक है या इससे भी अच्छा इंप्रूव कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि जो मैंने तुम्हें सीक्वेंस बताया, जो तुम्हें मैंने स्ट्रेटेजी बताई, उसके हिसाब से तुम अपना 100% दे रहे हो? मेरे बताए हुए हर शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे ना कहीं थोड़ी गुंजाइश तो बाकी है ना। कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अभी भी तुम्हारी डाउट्स हैं, क्लियर नहीं हुए। मानते हो कि नहीं? खड़े हो फिर मैदान में, थक के बैठ क्यों गए हो? मंजिल बहुत दूर है दोस्त, प्रयास करना पड़ेगा, उठो और लड़ो और आगे बढ़ो। बार बार तुम्हें गिराया जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ा जाएगा, तुम्हें ये रियलाइज कराया जाएगा कि तू नहीं कर सकता, छोड़ दे,
तू बहुत अच्छा नहीं कर सकता, तू टॉप रैंक नहीं ला सकता, वहां पर तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी और फिर से खड़ा होना होगा और अपने आप से बोलना होगा कि मैं कर सकता हूं। यही आईआईटी है, यही आईआईटी है भाई। जो हर दिन लड़ेगा, खड़ा होगा, फिर लड़ेगा, बार बार हारेगा, लेकिन अपना साहस नहीं तोड़ेगा और 2 साल तक इसी तरीके से प्रयास करता रहेगा और लगातार लगा रहेगा, एट द एंड जीत उसी की होगी। एट द एंड जीत उसी की होगी। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। जो मेरा काम है मैंने आपको बता दिया, और ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा आपके साथ पहली बार हो रहा है, ये आपके साथ हर बार होता है, हर टेस्ट में होता है। अरे होता है कि नहीं होता, ये बताओ। होता है तो आदत बना लो। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि अभी तक उसने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करी है, बहुत अच्छा नहीं कर पाया है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो लेट हो गया। आज अपना t बराबर 0 सेट करो। क्या सेट करो? t इक्वल्स टू 0। आज अपना इनिशियल पॉइंट सेट करो, अपने आप से कमिटमेंट करो कि नेक्स्ट 45 डेज तक मैं अपना 100% एफर्ट करूंगा। और कोई देरी नहीं है, तुम जब सुधर जाओ, समय बहुत है तुम्हारे पास। आईआईटी निकालने वाले लोग 1 साल में भी निकाल देते हैं, और जो नहीं मेहनत करते उनके लिए 1 या 4 साल भी कम पड़ जाते हैं। कोटा में मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो 7th 8th क्लास से पढ़ने चले आते हैं। कौन सी क्लास से भाई? 7th 8th क्लास से ही आईआईटी की तैयारी करने चले आते हैं। लेकिन भाई साहब आईआईटी तो दूर, वो बोर्ड में भी पास नहीं हो पाते। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं एक नर्चर का एक बैच होता है नर्चर एडवांस, 2019 से पहले मैं नर्चर एडवांस लिया करता था। नर्चर एडवांस का मतलब होता है कि वो बैच बहुत पहले शुरू हो जाता है। जैसे आप लोगों का सेशन अप्रैल मई में स्टार्ट होता है ना, वो उससे पहले ही दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है ना। दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है और बढ़िया आराम से क्लास चलते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पता है ऐसे ही थे जो 7th 8th क्लास से आ जाते हैं। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मतलब आप ये मान करके चलो 30-40% स्टूडेंट बहुत अच्छे थे और उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और टॉप आईआईटीज तक पहुंच गए। और बची हुई जो जनता थी ना भाई साहब, वो ऐसी जनता थी कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। एक तो किसी की सुनते नहीं थे क्योंकि हवा लग चुकी थी, कोटा में 3-4 साल रहे थे, नेता समझते थे अपने आप को। और भाई साहब उन्हें कुछ भी नहीं आता था, मतलब वो कोटा 5 साल पढ़ के गए, 7th क्लास में आए और 12th तक यहीं रहे, और पता चला बाद में कि बोर्ड में उनके 75% भी नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कि कोटा इवन 11th में नहीं 12th में ही आए या फिर 13th में आए, और 1 साल के अंदर, 1 साल में भी हम सिर्फ 6 या 7 महीने तो पढ़ाते हैं। मान लो जून में सेशन स्टार्ट होता है, जनवरी में खत्म हो जाता है। 7 महीने पढ़ाया, आईआईटी क्रैक करी और टॉप आईआईटीज में पढ़ रहे। ठीक है, तो अब तुम यार खुद सोच लो आराम से। जिसको करना है उसके लिए समय मायने नहीं रखता, जिसको नहीं करना उसको तुम 5 साल क्या नर्सरी से ही आईआईटी की तैयारी करवा लेना भाई साहब। आजकल तो मुझे लगता है कि नर्सरी से भी कहीं कहीं स्टार्ट हो गई होगी आईआईटी की तैयारी, है ना। तो भी नहीं कर पाएगा। चलिए फिर सफर शुरुआत की जाए। ऑल ऑफ यू आर रेडी? कुछ स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की देख रहा हूँ कि मैं अच्छी रैंक आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो अभी अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, पेपर मेरे हिसाब से इतने ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं कि आपके एवरेज इतने जा रहे हैं। इम्प्रूव करो, मेहनत करो, आप सबके अंदर बहुत पोटेंशियल है, धीरे धीरे बेस्ट निकलता है। ऐसा पता है मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि पता है जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था तो मैं भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में था जिस स्थिति में तुम हो, लेकिन मैंने धीरे धीरे सुधार किया और मैंने अपनी रैंक जो कि कभी मेरी 700-800 आया करती थी, वहां से सुधार सुधार करके मैं टॉप 100 तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन अगर इंसान के अंदर जुनून है कुछ करने का तो वो लोगों से आगे निकल सकता है। मैंने अपना लाइव एग्जांपल देखा है
कि मेरी शुरुआत 700-800 रैंक से हुई थी, लेकिन मैंने मेहनत करते करते मेरी फाइनल जब रैंक्स आया करती थी, आखिरी के जो टेस्ट थे उसमें मेरी रैंक्स टॉप 100 या टॉप 50s में भी एक दो बार रही है। और तुम्हारे में तो फिर भी 1200-1300 बच्चे हैं। उस समय मेरे फेज में जितने 2500 बच्चे थे, 2500 जब मैं पढ़ता था 2500 बच्चे थे। पता है मेरी पहले टेस्ट में जो रैंक आई थी, वो रैंक मेरी शायद ऐसी कुछ आई थी 670 के लगभग, फर्स्ट टेस्ट में जो मैंने पहला टेस्ट दिया। और फाइनल रैंक मुझे याद है, जो मैंने फाइनल टेस्ट दिया है ना, उसमें जो मेरी रैंक आई है, वो रैंक मेरी शायद कुछ इस तरीके की आई है, 73 या 74 करके लाई। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर सकता हूँ, मैं ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने हजारों बच्चे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? ठीक है। और जो लोग अभी टॉप 10 में चल रहे हैं, वहां पे भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है। टीएमपी फेज इस समय पीछे हो रहा है, बेइज्जती मत कराओ भाई साहब मेरी। इस बार रैंक 1 नहीं आई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस बार अपने फेज से रैंक 1 नहीं आई, मुझे देख करके बहुत दुख हुआ भाई, क्या चल रहा है। अभी तुम ऑफलाइन में होते ना तो पनिशमेंट मिलता, हाथ खड़े करके रख देता बाहर। मुझे अपने फेज से 1 to 10 में कम से कम 7 से 8 लोग चाहिए। कुछ भी करो, और नहीं ला पा रहे तो मुझसे मत पढ़ो, बात खत्म। अभी लगभग 4-5 लोग आए हैं टॉप 10 में, मुझे कितने चाहिए? 7-8, और उसमें रैंक 1 और 2 अपनी होनी चाहिए। अपन तो यही है, नीरज चोपड़ा बनना है भैया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बेइज्जती मत कराओ भाई, तुम्हारी बेइज्जती होगी या नहीं होगी, लेकिन भाई की बेइज्जती बहुत होती है। याद रखो, कुछ भी करो, टॉप 10 में आपस में डिसाइड कर लो कि कौन लेके आएगा। कितने चाहिए टॉप 10 में? सुन लो भाई, जो भी बैठे हुए हैं, कितने चाहिए मुझे टॉप 10 में? कम से कम 7 से 8, और 1 से 5 में कम से कम भाई साहब 3 रैंक अपनी होनी चाहिए। याद रखना, कम से कम 3 रैंक अपनी होनी चाहिए, दिमाग में बिठा लो इस बात। क्या वीडियो पॉज हो गया क्या? नहीं हुआ, चलिए। हाँ चलिए, ये आम चर्चा थी जो कि खत्म हुई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चैट में आप टाइप करना बिल्कुल बंद करें, कोशिश करें अपनी तरफ से। मंजिल बहुत दूर है, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। जीत उसी की होगी जो मैदान नहीं छोड़ेगा। और जो एक टेस्ट के बाद रोना शुरू कर देगा, हाय तौबा मचाएगा, टेंशन में आ जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं होगा। एक 15-16 साल का लड़का या लड़की टेंशन में कैसे आ सकती है यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जीवन जियो, मस्त रहो और आगे बढ़ो, यही जीवन है। एक बार फटाफट, क्या आप लोगों ने फ्रिक्शन रिवाइज कर लिया है? क्या फ्रिक्शन की उस दिन पढ़ाई गई पूरी कहानी आप लोगों को याद है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन सब कुछ याद है? अच्छा, तो चलो पूछ ही लूं कुछ सवाल। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट या वेरिएबल? वेरिएबल, ओके। उसकी रेंज क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की? मतलब रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। ओके, म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और एन क्या होता है? एन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ये बात याद है आप लोगों को? ओके, वंडरफुल। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट और वेरिएबल? कांस्टेंट। वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। ग्राफ याद है? पहले ग्राफ इंक्रीज हुआ था, फिर उसमें से एकदम से डिप आया था, फिर कांस्टेंट हो गया था। वो डिप क्यों आया था? क्या वो आपको समझ में आ गया है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस क्या आपको समझ में आ गई है? इंटरलॉकिंग, कोल्ड वेल्डिंग, क्या सारी कहानी याद है? ओके, वंडरफुल। चलिए अब इसी प्रथा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या आता है। उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ कुछ क्वेश्चंस रखे हुए। ये एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है। आपको ये बताना है, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? चीटिंग मत करना, पता चले किताब खोल के आंसर चेक कर लिए। मैं जानता हूं ना तुम्हारी हरकत है। मल्टीपल करेक्ट है, बताएं जल्दी से।
ये देखो कितने सारे, कुछ लोग तो आंसर ए दे रहे हैं। ए तो हो ही नहीं सकता, मुझे पता था कि तुम ये गलती करोगे। ए ऑप्शन क्या लिखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या हमेशा ग्रेटर होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या तुम भूल गए क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या तुम भूल गए क्या? म्यू एस एन से लेकर के जीरो के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो क्या ये हमेशा म्यू के एन से ज्यादा होगा? ए ऑप्शन कैसे दे सकते हो? ए ऑप्शन कब सही होता, जब यहाँ क्या लिखा होता, स्टैटिक की जगह लिखा होता मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। गलत कैसे कर रहे हो, मुझे पता था तुम गलत करोगे, यही पढ़ के आए हो, देखा। अब इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है तुम्हारी गलती है? मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, अब सवाल आया तो फैल गए तुम लोग। static friction is always greater than the kinetic friction, this statement is incorrect, this statement is incorrect bhai. Next option, the coefficient of static friction is always greater than the coefficient of kinetic friction. हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अब स्टूडेंट कह रहे हैं इक्वलिटी भी होगी। इक्वलिटी तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होती है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा आलसी होता है, तो वो म्यू एस और म्यू के की वैल्यू नहीं देता, तो सिर्फ म्यू की वैल्यू दे देता है, तो उस केस में हम मान लेते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट काइनेटिक से ज्यादा ही होगा। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कौन सा फ्रिक्शन है यार, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें, क्या पढ़ाया लिमिटिंग फ्रिक्शन? यस, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज greater than the kinetic friction. Wonderful. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये भी सही है? यस, ये भी सही है यार, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन की किसी भी वैल्यू से कम नहीं हो सकती। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जो लोग आंसर ए दे रहे थे वो देखो, ऐसी तो क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं या नहीं आते, ये बताओ, ऐसी क्वेश्चन आते हैं? मल्टीपल करेक्ट में तुम क्या करते हो, यही तो गलतियां करते हो छोटी छोटी। अब मान लो तुम, कुछ लोग ए टिक कर देते, तुम्हें फिजिक्स आती है, ऐसा नहीं है, तुम्हें फिजिक्स आती थी लेकिन तुमने एक थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, -2 मिल जाएगा तुरंत। तुम अपने मार्क्स से अपनी नॉलेज को वो मत किया करो। +4 की जगह -2, 6 का नुकसान, कितने नंबर का? 6 नंबर का। एक एक ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एक और करोगे? चेक कर लेता हूँ अभी, ये लो, ये वाला बताओ। कौन सा सही है? पढ़ो यार, सारे ऑप्शंस पढ़ा करो, तुम एक ऑप्शन पढ़ के छोड़ देते हो। यही तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, मल्टीपल करेक्ट सॉल्व करना ही नहीं आता, तुम्हें स्ट्रेटेजी नहीं पता। पहला ऑप्शन पढ़ा, आगे पढ़ते ही नहीं हो। पहला लिखा है द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, गलत है। अभी तुम सोच लेना क्यों गलत है, क्योंकि जैसे सी ऑप्शन पढ़ोगे तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये क्यों गलत है। क्या वो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है क्या? ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक स्ट्रेट लाइन रहता है विद अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। पढ़ो, अब सी ऑप्शन पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा ए क्यों गलत है। सी ऑप्शन पढ़ो ध्यान से। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप 45 डिग्री फॉर द स्मॉल एफ एंड अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एफ एक्सिस फॉर द लार्ज एफ। क्या ये बात याद आ रही है? जब तक एफ की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगी तब तक वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद अ स्लोप ऑफ क्या? 1, और वो एंगल क्या होगा? 45 डिग्री। और जैसे ही फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन से ज्यादा आ जाएगी, ब्लॉक विल स्टार्ट्स टू मूव। क्या उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा? तो देखो बी भी गलत है, सी सही है और डी सही है। देयर इज अ स्मॉल किंक। किंक का मतलब समझ रहे हो क्या है? यहाँ पर एक नया टर्म है, तुम्हें लग रहा होगा ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है। किंक का मतलब होता है सडन चेंज आना,
याद है एकदम से ग्राफ सडनली ड्रॉप होता था, टिप आता था एकदम से, लॉजिक भी बताया था इसका, किंक ऑन द ग्राफ। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन? सी एंड डी। अब देखो एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को फ्रिक्शन आता था? आता था, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन गलत हुआ, उनको 4 नंबर 8 मिलने चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको -4 मिल गए। तो नंबर मिलना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, हर ऑप्शन को बहुत प्यार से पढ़ा करो। कोई ए ऑप्शन पढ़ लेगा, सीधे एक को ही टिक कर देगा, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ए गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सी बी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ूं? ठीक है, चलिए। देखिए मैंने आपको जो सारी चीजें बताई थी, अब मैं एक एक करके उन सभी चीजों को इन डिटेल लिखवा रहा हूँ। आप लोग यहाँ ध्यान से देखते जाएं, जितना लिख पाए लिख लें, जो बच जाए उसको आप बाद में हैंडआउट से लिख लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज, आपको याद होगा जब मैंने एनएलएम स्टार्ट किया था तो मैंने वहां पे 4 फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद है? तो फ्रिक्शन, अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रिक्शन का नेचर क्या होता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रिक्शन का जो नेचर है वो कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होता है। वो आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। उस दिन जब आपने माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस देखी थी, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाना, वो सारे नेचर्स, मतलब वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन हमें बस याद रखना है कि ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का। और आपको इसका डायरेक्शन तो पता ही है, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। हमेशा दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है उनके पैरेलल लगता है। जैसे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लगता है, उसी तरीके से जो फ्रिक्शन है वो कैसे लगता है? टेंजेंशियल लगता है, मतलब सरफेस के पैरेलल लगता है। ठीक है भाई, ये बात याद रहेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो इस स्टेटमेंट को क्या लिखा है। It acts when there is a tendency of relative slipping, only tendency not actual between the two surfaces in contact। इसका मतलब समझ आया? ये टेंडेंसी का मतलब समझ आया यहाँ पर? जैसे कि मैंने किसी ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगाया, जैसे याद करो बिल्लू जब ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो क्या वो ब्लॉक चल रहा था? याद करो वो कहानी जो आपको सुनाई गई थी, नहीं चल रहा था। लेकिन जब बिल्लू ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो पता है वहां पर एक टेंडेंसी डेवलप हुई मूव करने की। सर कैसे? एक बात बताओ, अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होता, जब भी आपको टेंडेंसी देखनी हो ना तो ऐसे सोचा करो, अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या वो ब्लॉक चलने लगता? जब बिल्लू ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या वो ब्लॉक चलने लगता? बिल्कुल चलता। लेकिन वो अभी चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन ने उसे रोक के रखा हुआ है। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि वहां पर ब्लॉक में एक टेंडेंसी डेवलप हो चुकी है चलने की, लेकिन अभी उस टेंडेंसी को अपोज किया जा रहा है। मतलब जब दो सरफेसेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर उनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है? स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। ये तो मैंने आपको बताया भी था। इट इज अ वेरिएबल फोर्स whose value equal to the requirement to stop the relative slipping। भैया यही ब्रह्मास्त्र है, आ गया है ब्रह्मास्त्र। कोई हमें ये पूछ ले अगर कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो कितना लगेगा, तो हम कहेंगे उतना लगेगा जितनी जरूरत है उसे रोकने के लिए। क्या कुछ याद आ रही है कहानी? याद करो जब बिल्लू ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस समय फ्रिक्शन कितना लग रहा था? क्या 10 ही लग रहा था? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई साहब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा,
तो मैं कहूंगा इसका मैग्नीट्यूड उतना होगा जितनी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? टू स्टॉप द स्लिपिंग, टू स्टॉप द स्लिपिंग। फिर वहां पे चिंटू भी आ गया, चिंटू ने भी फोर्स लगाया, अब दोनों मिलकर के फोर्स लगा रहे हैं। टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। क्या ब्लॉक अभी मूव किया? नहीं किया। तो उस समय कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? 20। तो आज के बाद याद रखना, अगर कोई पूछे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, तो आप क्या बोलोगे? उतना लगता है जितनी जरूरत है। किस चीज की जरूरत? उस ब्लॉक की स्लिपिंग को रोकने के लिए। क्या क्लियर है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई होप आपको याद होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और एन क्या है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। क्या हम ये सारी चर्चा कर चुके हैं? क्या आपने नोट डाउन कर लिया है? अब देखिएगा, मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये लॉ है एक्चुअली। लॉ का मतलब क्या होता है? ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो फ्रिक्शन फोर्स है between the two surfaces in contact doesn't depend upon area of contact। ये क्यों लिखवाया गया, इसका मतलब भी समझ लेना। हमें ऐसी फील आती है, ये हमारी फील कहती है कि अगर ज्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, कम एरिया कांटेक्ट में होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि ऐसा नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि इस ब्लॉक को ऐसे रख दिया मैंने सपोज, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, क्या आप देख पा रहे हैं? इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक को मैंने इस तरीके से रखा, और यहाँ पे जो म्यू एस का वैल्यू है, म्यू एस का वैल्यू, सपोज ये म्यू एस का वैल्यू है 0.5 और इसका मास है 10 केजी। इसका मास कितना है? 10 केजी। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसी ब्लॉक को मैं ऐसे घुमा के रख दूं, इस तरीके से रख दूं वर्टिकल पोजीशन में, 10 केजी। ठीक है, अब यहाँ पर भी म्यू एस की वैल्यू तो वो सेम ही है क्योंकि सेम सरफेसेस हैं। इफ आई विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि किसमें फ्रिक्शन कम और किसमें ज्यादा लगेगा, तो कुछ लोगों का आंसर आता है कि सर इसमें ज्यादा लगना चाहिए पहले वाले केस में। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, और ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी तो सर ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये तुम्हारी फील कहती है, लेकिन फील कहाँ गई भाइयों? सब मिलकर के बताएंगे, फील कहाँ गई? तेल लेने। फील से थोड़ा ना काम चलता है भैया, फिजिक्स है, फिजिक्स तो केमिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ रहा है कि एक्सेप्शन है, याद कर लो। हर चीज का लॉजिक है। चाहे ये ब्लॉक ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो, तुम्हें लग रहा होगा यार सर इसमें तो कम सरफेस कांटेक्ट में है, तो सर इंटरलॉकिंग तो ज्यादा हो नहीं पाएगी, और सर इंटरलॉकिंग ज्यादा नहीं हो पाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इस केस में फ्रिक्शन कम लगेगा। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो सेम लगेगा, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। इतने में बिल्लू एकदम से उछल के खड़ा हो गया और बिल्लू कहने लगा मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, थोड़ी सी फील दिलवाने की कोशिश करेंगे। बिल्लू वैसे तो लॉ है, लॉ की फील तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हेल्प जरूर कर सकता हूं तुम्हारी। एक बात बताओ, प्रेशर नाम सुने हो? प्रेशर सुने तो होगे, पढ़े लिखे लग रहे हो, वो बात अलग है, 10वीं में पास कर दिए गए हो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एक बात बताओ मेरे को, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में किसमें ज्यादा प्रेशर होगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि दूसरे वाले केस में एरिया कम है तो 10 केजी का ब्लॉक यहाँ पर ज्यादा प्रेशर लगा रहा होगा? ये तो समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? बहुत अच्छी बात। अब देख, अब मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा, ये बताओ
इसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे या इसमें ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे? क्या पहले में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा बनेंगे? बॉन्ड्स का मतलब कोल्ड वेल्डिंग, इंटरलॉकिंग, क्या याद आ रहा है? ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है, क्या ज्यादा बॉन्डिंग होगी यहाँ पर? ओके, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सपोज यहाँ पर अगर 100 बॉन्ड बने, कितने? 100 बॉन्ड, तो यहाँ तो 100 से कम ही बनेंगे। तो मान लो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? 20 बॉन्ड बने। तुम बॉन्ड मत बनना बेटा, तुम्हें तो चमका दिया जाएगा, तुम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हो। ये कौन से वाले बॉन्ड है? जेम्स बॉन्ड वाले बॉन्ड है क्या ये? नहीं नहीं, ये केमिस्ट्री वाले बॉन्ड है, इंटरलॉकिंग वाले, है ना। अब दूसरी बात, यार बॉन्ड्स बने हैं, लेकिन होता है ना भैया, ये जो रिश्ता बना है इनके बीच में, ये रिश्ता मजबूत है या नहीं, ये भी तो देखेंगे। अभी तुमने बोला प्रेशर किस में ज्यादा है? दूसरे वाले केस में, इसमें प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा तगड़ी बॉन्डिंग होगी भाई। क्या बॉन्ड इस केस में ऑलमोस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बताओ जल्दी से मुझे। ये बिल्कुल वही कहानी हो गई जैसे दो कैटेगरी के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है कैटेगरी 1 कि भाइयों के दोस्त कितने, 100 दोस्त हैं, लेकिन इनका कोई भी दोस्त खास नहीं है। कल लड़ाई हो जाए तो दोस्त भाग जाएंगे छोड़ करके, उल्टा हो सकता है पीटने ही लग जाए इसी को। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके 100 दोस्त हैं, लेकिन मजबूत दोस्त एक भी नहीं, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप किसी से नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया दोस्ती हम कम लोगों से करेंगे, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी मजबूत होगी कि कल अगर कहीं लड़ाई हो गई तो भाई साहब कॉल करने पे तुरंत चले आएंगे। ये वो वाली दोस्ती है। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? ये तो फेसबुक वाली दोस्ती है, जैसे तुम्हारे फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन वो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। और ये रियल लाइफ वाली फ्रेंडशिप है। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो? क्या तुम इस बात को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो? अरे कितने बॉन्ड्स बने हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं है। ये बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं है। यहाँ पे बॉन्ड 20 है, लेकिन ये 20 बहुत स्ट्रांग है गुरु। ये 20 जो है ये बहुत स्ट्रांग है। यहाँ 100 है, लेकिन ये स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन वीक है। तो ऑन एन एवरेज ये देखा गया कि ये दोनों वैल्यूज लगभग बराबर आ जाती हैं। क्या कुछ समझ आ रहा है? क्या फील को कनेक्ट कर पा रहे हैं? जिन लोगों को ये लग रहा था कि सर सरफेस एरिया ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए, क्या ये बात अब समझ आ रही है? बेटा सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉन्ड्स ज्यादा बने, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बने। जब सरफेस एरिया कम था तो बॉन्ड कम बने, लेकिन वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बने। इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया मेरे गरीब भाई बंधुओं कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट डजंट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। आज के बाद अगर कोई भाई बंधु आपका स्कूल में पढ़ने वाला मिल जाए और आपसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, क्या आप उसको बिल्कुल देसी भाषा में समझा पाओगे? क्या बढ़िया तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ऐसा समझाना भाई साहब, ऐसा समझाना कि सीधे तुम्हारे चरणों में ही पड़ जाए कि गुरु तुम ही हो मेरे द्रोणाचार्य, मैं कहाँ पड़ा हुआ था, मैं कहाँ किस भ्रम में डूबा हुआ था। क्या समझा लोगे भाइयों? अगर कोई आज के बाद ये स्टेटमेंट आपसे आकर के बोले और स्टाइल मारे, तो क्या आप उसको समझा पाओगे? अच्छे से चमका देना भाई, चमका दोगे कि नहीं चमका पाओगे? चलो आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। चलो, नोट डाउन कर रहे हो ना साथ ही साथ, कि सिर्फ आनंद ले रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, जूस पी रहे हो, आनंद ले रहे हो? नोट डाउन भी करते रहो, नहीं तो सब उड़ जाएगा। हाँ, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जिसमें मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको कितनी समझ है चीजों के बारे में, ठीक है। अभी वो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। मैं आपसे ये पूछूंगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस ब्लॉक पर क्या होगा, मतलब उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर ये जो भी हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी गिवन है कि सारे के सारे जो ब्लॉक्स है ना, दे आर मूविंग टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर और एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। जैसे कि आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दो ब्लॉक है, ए और बी। बी के नीचे जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस स्मूथ है। बी के नीचे जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ है, लेकिन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है।
ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है। हमने नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया और हम उसे आगे लेकर के जा रहे हैं। किसको आगे लेकर के जा रहे हैं? नीचे वाले ब्लॉक को आगे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कहानी आपके लिए ऐसी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करो, आप सपोज अपनी एक नोटबुक लो और उस नोटबुक के ऊपर आप मोबाइल रख दो। क्या रख दो? मोबाइल रख दो। और उस नोटबुक को आप धीरे धीरे आगे लेकर के जाओ, तो जो मोबाइल फोन उस नोटबुक के ऊपर रखा हुआ है वो भी आगे जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, यहाँ पर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन होगा, होगा। मुझे ये बताओ कि ए पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? What is the direction of friction force on A and B? A पे बता दो तुम तो, A पे कहाँ लगेगा? देखा, मुझे पता, आधी जनता सुलट गई यहीं पे, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम्हें पुरानी नॉलेज है। लोगों को लगता है कि फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगता है, अगर आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, पीछे जा रहा है तो आगे लगेगा। ऐसे गरीब लोग हैं यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं कि ए पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ए पे जो लोग बोल रहे हैं कि पीछे लगेगा, मैं उनसे कहूंगा भाई साहब, आपको देख करके मुझे थोड़ा रोना आ रहा है, क्योंकि आप आंसर देते हैं फील से। मैं सिर्फ एक ही बात करूं, किसकी बात करूं? एक ही। एक बात बताओ, फोर्स आगे लग रहा है, पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ये बात समझ आ रही है। ए पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? नॉर्मल mg लग रहे होंगे, उनको हम लगा नहीं रहे क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन। ए का एक्सेलरेशन अगर आगे है तो कोई तो है जो उसको आगे लेकर के जा रहा है। कौन है वो? अरे कोई फोर्स तो होगा जो इसको आगे लेकर के जा रहा होगा। कौन है वो? सोच के बोलो। फ्रिक्शन है भाई। अगर ए का एक्सेलरेशन आगे है तो ए पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स भी आगे ही होगा। और सिंपल सी बात, तुम बहुत सिंपल सी बात, लोग ये कहते हैं, पता है क्या कहते हैं, किताबों में कहीं कहीं ऐसी गलत गलत लैंग्वेज लिखी होती है, या ऐसी हमारे अंदर फील डेवलप हो जाती है कि फ्रिक्शन चाहता है कि ब्लॉक मूव ना करे। मैंने कहा ऐसा किसने सिखाया तुम्हें? सर हमने बचपन में पढ़ा था, इतना बोला बिल्लू ने, मैंने चमका दिया। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर आज ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ए चलता? ये आप देख चुके एनएलएम में स्मूथ सरफेस होती थी, याद करो। अगर आज ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ए चलता? नहीं चलता। मतलब आज ए को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आज अगर ए के पास मोशन है, या हम कह सकते हैं ए के पास एक्सेलरेशन है, तो वो किसकी वजह से है? क्या फ्रिक्शन की वजह से है? क्या फ्रिक्शन की वजह से ए का मोशन हो रहा है? क्या अगर कल आपसे कोई ये स्टेटमेंट बोल दे कि फ्रिक्शन ये चाहता है कि बॉडी मूव ना करे, तो क्या उसको तुम चमका दोगे या तुम खुद चमक जाओगे? जल्दी बताओ, क्या ऐसा जरूरी है? क्या फ्रिक्शन ये चाहता है कि बॉडी मूव ना करे? नहीं भैया। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दो बॉडीज जो कांटेक्ट में है वो साथ साथ चले। सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, फ्रिक्शन क्या चाहता है? अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट पूछूं कि फ्रिक्शन की ख्वाहिश क्या है, बताओ जल्दी सभी लोग। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो हमेशा साथ साथ चले। फ्रिक्शन चाहता है कि हमेशा साथ साथ चलो, साथ साथ रहो, और वो इसी प्रयास को संभव करने की कोशिश करता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर ए को कोई चला रहा है तो वो फ्रिक्शन है, ए को कोई चला रहा है तो वो फ्रिक्शन है। क्या अब आप बता सकते हैं बी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब शायद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे? एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑब्वियस सी बात है, इस पर आगे लगेगा तो एक्शन रिएक्शन पेयर से इस पे पीछे लगेगा, F1। ये कैसा फ्रिक्शन होगा? ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? ये स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? ये देखो, कौन है ये काइनेटिक वाला बे? जब साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या स्टैटिक होगा या नहीं होगा? स्टैटिक होगा भैया। क्या समझ आया ये बात? क्या ये बात समझ आई तुम्हें? मैं पता है फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे देखता हूँ।
मैं ये कहता हूं कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। मैं पता ऐसे सोचता हूं, अगर तुम भी ऐसा सोचोगे कभी गलत नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो भाइयों क्या होता, क्या बताता हूं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बी ब्लॉक जो है वो आगे चला जाता और ए ब्लॉक वहीं रह जाता। बी ब्लॉक आगे चला जाता और ए ब्लॉक वहीं रह जाता। और फ्रिक्शन क्या चाहता है ये बता दो जल्दी से मुझे, कि दोनों साथ साथ चलें। क्या ये चाहता है, ये लिख लो कहीं खोपचे में। फ्रिक्शन क्या चाहता है, लिखो कहीं खोपचे में, भूल जाओगे तुम नालायक को। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में वो साथ साथ चले। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बी आगे चला जाता, बेचारा ए वहीं रह जाता। तो फ्रिक्शन कहेगा बेटा तू भी चलना उसके साथ। क्या क्लियर है? हम साथ साथ हैं मूवी देखिए बेटा। फ्रिक्शन का भी जीवन का यही मकसद है। अगला सवाल आपके लिए, नीचे वाली सरफेस है स्मूथ, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं ऐसा सवाल में दिया हुआ है। ऊपर वाले पे भी हमने फोर्स लगाया और ऊपर वाले पे फोर्स लगाया और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आपको ये बताना है कि ए पे फ्रिक्शन कहां लगेगा और बी पे फ्रिक्शन कहां लगेगा। फील से मत देना आंसर, छोटी गंगा में फेंक दूंगा अगर फील लगाई तुमने, क्योंकि तुम्हारी फील से आंसर गलत आएंगे। तुम्हारी फील तो कुछ और सिखाती है तुम्हें, मैं कुछ और सिखा रहा हूं। वाह भाई वाह, काफी लोग आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब लोग लॉजिकली सोच रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब तुम बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हो जैसे एक साइंस का स्टूडेंट सोचता है। नहीं तो कभी कभी तो तुम ऐसे सोचते हो जैसे एक आर्ट्स का स्टूडेंट सोच रहा हूँ। अगर मैं बी की बात करूं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है इसका एक्सेलरेशन आदि। और दूसरी बात, सिंपल अभी तरीका बताया, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो भाई बंधु क्या होता, क्या ये बता पाओगे? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये ए भाग जाता आगे और बी को खबर भी नहीं लगती। बी बेचारा वहीं रह जाता और ए आगे चला जाता। क्या ऐसा होता या नहीं होता? लेकिन आज फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, दोनों साथ साथ चले। तो ए को रोकने की कोशिश करेगा, बी को चलाने की कोशिश करेगा। बी पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ और यही ए पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। मुझे उम्मीद है शायद तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये मैं सच सोच रहा हूँ क्या? क्या मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? मैंने बहुत सारे तरीके बताए हैं तुम्हें, समझ गए कौन सा है? और F1 का नेचर क्या है, जब बोल ही दिया दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया तो सिंपल सी बात है, साथ साथ चल रहे हैं मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, और स्लिपिंग नहीं हो रही तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बढ़ा जाए, ऑल ऑफ यू आर रेडी? देख पाओगे डायरेक्शन? ये बेसिक की है, आगे और भी सवाल करेंगे, धांसू धांसू सवाल करेंगे। ये तो अभी बस फंडामेंटल बताया तुम्हें। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, पढ़ लो जल्दी से, कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, जल्दी पढ़ो उसको। ये सारे पॉइंट्स लिख लो कॉपी में फटाफट, ये मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स, जो कि आपको पता है। उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू भी बता दो क्या होती है। उस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। याद आ रहा है? म्यू के क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब दो बॉडीज के बीच में स्लिपिंग हो रही है। स्लिपिंग का मतलब समझते हो? स्लिपिंग का मतलब है दोनों बॉडी साथ साथ नहीं चल रही है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार मार्क कर लेना। यही है जो ब्रह्मास्त्र है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस पे भर भर के सवाल मिलेंगे, बोरी भर के सवाल। ये स्टेटमेंट लगता छोटा है लेकिन सवाल बहुत बनते हैं इस पर। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये किसी भी ब्लॉक पर रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अभी समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, नोट डाउन करो जल्दी से इसे।
क्या नोट डाउन कर लिया? बाद में कर लेना नोट डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट देखना, लॉ तो ये वही सेम है, इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। दिस फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। वही वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में बताई थी। अब मुझे ये बात आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, और ये तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही हो। क्या हो रही हो? स्लिपिंग हो रही हो। और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे पूछ ले कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? इट एक्ट्स, सभी लोग जोर से प्रेम से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे भाई लोग, इट एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? अभी समझाएंगे, मतलब भी समझाएंगे भाई, नोट तो करो तुम, अभी देखना ध्यान से। हाँ हाँ, आनंद ही आनंद है। क्या ये सवाल देख पा रहे हैं आप लोग? धांसू सवाल आ रहे हैं अभी? धांसू नहीं बोलना चाहिए, जरा ध्यान से देखना। ये आपको किसी एक इंस्टेंट पर दो ब्लॉक मूव कर रहे थे, एक फोटो खींचा, और फोटो खींचने के बाद बताया गया कि जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे बेटे क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। और ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। इस समय ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों ही रफ है, मतलब ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, और बी और ग्राउंड सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्या? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अरे भैया, ए की वेलोसिटी 10 है और बी की वेलोसिटी 2 है। ए ज्यादा तेज भाग रहा है और बी धीरे धीरे भाग रहा है। ए ज्यादा तेज भाग रहा है, बी धीरे धीरे भाग रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम है, अलग अलग? अलग अलग। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अब मुझे जल्दी से बताओ कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? जब साथ साथ नहीं चल रहे तो काइनेटिक। ए के ऊपर कहाँ लगेगा? आगे पीछे कहाँ लगेगा? अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। कुछ कह रहे हैं आगे, कुछ कह रहे हैं पीछे। देखो देखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ देसी तरीका। जिसके ऊपर फ्रिक्शन देख रहे हो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखो दूसरी वाली सरफेस के रिस्पेक्ट में। एक बात बताओ, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या है? क्या ये देखना आता है? बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दोगे? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो है वो आगे की दिशा में है 8 मीटर पर सेकंड। क्या भाई ये दिख रहा है? क्या भाई ये देख पा रहे हो? जिसके फ्रेम में गए उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, बस खत्म। ए कहाँ जा रहा है? बी के फ्रेम में आगे जा रहा है। अभी ऊपर एक स्टेटमेंट बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्या सवाल खत्म हो गया? क्या सवाल खत्म हो गया भाई? जल्दी बताओ, क्या इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की दिशा में लग रहा होगा? F1। बी पे कितने फ्रिक्शन लगेंगे अभी पता चल जाएगा। अभी बहुत आराम से फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं तुम्हें। बी पे कितने फ्रिक्शन लगेंगे? 2 लगेंगे भाई, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर से तो एक्शन रिएक्शन पेयर, ए पे फ्रिक्शन पीछे लगा तो बी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। ये बात समझ आ रही है? ग्राउंड सरफेस कहाँ लगाएगी वो तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात समझ आ रही है। ग्राउंड सरफेस के रिलेटेड क्या वो आगे जा रहा है? तो ग्राउंड सरफेस यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएगी पीछे, जिसको हमने लिख दिया है F। क्या ये बात क्लियर है? क्या भाइयों आपको ये बात समझ आ रही है? किसी को नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ सकता है। किसी को अगर नहीं समझ आ रही हो तो पूछ सकता है। ये देखो, ये अबे नालायक, फ्रिक्शन की टेंडेंसी से क्यों करोगे इसको? यहाँ तो ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है। टेंडेंसी की बात कब करते हैं? जब स्टैटिक लगता है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये रिलेटिव किसके? अब तुम्हें ये देखना है कि ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, किसकी वजह से? बी की वजह से।
तो जिसकी वजह से उसको रोक दो। तो ए पे बी की वजह से फ्रिक्शन देखना है तो बी को रोक दो, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। F1 और F2 दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन होंगे। ये पता नहीं ये कौन है, गोपाल कह रहे हैं बी पर F1 आगे क्यों? बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़े थे बचपन में कि भूल गए हो? डाउट्स का लेवल इतना हाई होता है ना भाई साहब तुम्हारा, शर्म आने लगती है। बी पर F1 आगे क्यों लग रहा है? भाई गोपाल बेटा कुछ पढ़ लिया करो कभी। अगर ए पर पीछे लगा तो बी पे आगे लगेगा या नहीं लगेगा? जिस पे फ्रिक्शन देखना है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया करो, ठीक है? अभी और करोगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, ये वाला देखो जल्दी से, ये वाला देखो जल्दी से और बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। सोच के बोलना, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। ए पे फ्रिक्शन देखना है तो ए की वेलोसिटी निकालो बी के रिस्पेक्ट में, कितनी आ रही है? बताओ कितनी आ रही है जल्दी। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा बी के फ्रेम में, बी की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या ये दिखाई दे रहा है? अब ये सब तो करना आता है कि नहीं आता है? ये सब उल्टा करके जोड़ दो तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। तो कहाँ लगेगा? पीछे आगे? इस पे आगे लगेगा, इस पर आगे लगेगा। अब बी की बात करें, क्या बी पे बता पाओगे? बी तो अब आसान है। जल्दी बताओ बी पे कहाँ लग रहा है? बी पे कहाँ लगेगा जल्दी बताओ। कुछ स्टूडेंट्स तो समझ पा रहे हैं और वो सही जवाब भी दे रहे हैं, इनको चिंटू बैठे हुए हैं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फोर्स और इस पे बी पे जो लगेगा, क्या वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे? क्यों गोपाल कृष्ण कन्हैया, जन्माष्टमी आ रही है बेटा, मटका फोड़ा जाएगा तुम्हारे साथ तो बता रहे हैं। बताओ इस पे कहाँ लगेगा एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या पीछे लगेगा? और ग्राउंड सरफेस से कहाँ लगेगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड के रिलेटिव वो आगे जा रहा है, तो ग्राउंड से कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, F2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या अभी भी नहीं आया समझ में गरीबों? आ गया? अच्छा, तो अगला सवाल तो कर ही दोगे तुम। एक और दिया जाए वंस मोर। ये लो भैया, 3 ब्लॉक है, ऑल सरफेसेस आर रफ, सारी सरफेस रफ है। ये आपको वेलोसिटी दी हुई है ए और बी, ए और बी। और ये सी। ए और बी, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है? क्या बी की वजह से ए पे कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं स्टैटिक लगेगा। अबे नालायको, दोनों साथ साथ ऑलरेडी चल रहे हैं। देखो ध्यान से, यहां पर ए के ऊपर अगर आपसे कोई पूछे क्या फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो ए पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, क्योंकि ए की वेलोसिटी बी के रिलेटिव क्या है? 0। बी के रिलेटिव क्या है? 0। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, देयर विल बी नो फ्रिक्शन फोर्स। अब बात कर लेते हैं बी और सी की। बी और सी के बारे में तुम कमेंट करो, बी पे कितने फ्रिक्शन लगेंगे जल्दी बताओ। बी कितनी जगह कांटेक्ट में है? ऊपर कांटेक्ट में, नीचे कांटेक्ट में? ऊपर तो ए के कांटेक्ट में, ए से कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा बेटा। नीचे सी के कांटेक्ट में है। अब ये देखना है कि सी इस पर फोर्स कहां लगाएगा। कैसे देखें? ये देखो कि बी की वेलोसिटी सी के रिलेटिव क्या है?
जल्दी बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी क्या है? ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, उल्टा करके जोड़ोगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी क्या 15 मीटर पर सेकंड आ रही है, आगे की तरफ है। तो बताओ सी इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगा, आगे या पीछे? इस पे पीछे लगाएगा। किसने लगाया? सी ने लगाया। क्या अब हम सी की बात कर लें? क्या अब हम लोग सी की बात कर लें भाइयों? ये आपको समझ में आ रहा है? एक्शन रिएक्शन पेयर। सी ने बी पे पीछे लगाया तो बी सी पर कहां लगाएगा, आगे। सी ने बी पे पीछे लगाया तो बी सी पे कहां लगाएगा, जोर से बोलेंगे, आगे। बहुत अच्छी। ग्राउंड सरफेस से कहां लगेगा बेटे? सोच के बोलना बेटा। और कृष्ण कन्हैया, ये वीडियो ऑफ कर लो बेटे, सभी लोग अपनी वीडियो ऑफ करके रखें भाइयों। नो वन इज इंटरेस्टेड। ना के तो बैठते नहीं हो नालाय को, कौन इंटरेस्टेड होगा तुम्हें देखने में? जल्दी बताओ कहाँ लगेगा। अबे सिंपल सी बात है, सरफेस के रिलेटिव पीछे जा रहा है तो यहाँ से लगने वाला फ्रिक्शन आगे ही तो लगेगा गरीबो। क्या समझ आ गया है? क्या ऐसे सवाल आएंगे देखते ही डर जाओगे या कर पाओगे? अबे डर जाओगे या कर पाओगे? वेदांग बेटा आराम से छोड़ना, ठीक है? आराम से सोचो, समझ में आ जाएगा। एक और सवाल दे दूं क्या? क्या एक और करोगे क्या? लग तो रहा है कर पाओगे। चलो एक और सवाल दिया जाता है। इस तरीके की सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक ए। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए जो है वो हमें दिया हुआ है 5 i कैप। क्या दिया हुआ है? 5 i कैप। ये प्लैंक है जो आप देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। प्लैंक भी मूव कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हमें जो दी हुई है वो क्या दी हुई है बेटा? 2 i कैप प्लस 4j कैप। ये प्लैंक की वेलोसिटी है। राउंड सरफेस पे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ठीक है। 2 i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर in direction of friction, in direction of friction force on A। बताओ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या मुझे ब्लॉक की वेलोसिटी प्लैंक के रिलेटिव निकाल लेनी चाहिए, जो कि मैं जानता हूं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ये आपको करना आता ही होगा। माइनस करो, कितना आ रहा है? 3 i कैप माइनस के 4j कैप। क्या फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा या इसका अपोजिट लगेगा? रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस के बी ए पी जो निकाला है इसका यूनिट वेक्टर का अपोजिट? यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैथ्स के स्टूडेंट हो और वेक्टर मैंने ही पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें दिखाई दे रहा है? 5 है। तो जल्दी बताओ, माइनस बाहर लगा देना, यहाँ लिख देना 3 i कैप माइनस के 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। क्या आपका आंसर आ चुका है? -3/5 i कैप प्लस के 4/5j कैप। क्या इस तरीके का कोई सस्ता सवाल दिया हो देखते ही छोड़ दोगे क्या? तो भाई देखते ही छोड़ दोगे क्या?
सुलटा दोगे। देखो ध्यान से, कुछ भाई लोग, बिल्लू लोग, चिंटू लोग ये बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि सर जब ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मुझे मालूम है काफी चिंटुओं के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि जब ए और बी दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो इनके बीच में आपने स्टैटिक क्यों नहीं लगाया। ये उठ रहा है ना दिमाग कि इसके बीच में आपने स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं लगाया। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर इस इंस्टेंट पर ए की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस इंस्टेंट पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऑलरेडी एक्सेलरेशन 0 है ना। अरे है या नहीं है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों सरफेसेस साथ साथ चले, अभी वो ऑलरेडी चल रही है, तो फ्रिक्शन क्या आएगा, नहीं आएगा। फ्रिक्शन को क्या मतलब है, नहीं आएगा फ्रिक्शन। आराम से सोचना, इस इंस्टेंट पर इनकी जो भी वेलोसिटीज है, ये वेलोसिटीज कांस्टेंट है इस इंस्टेंट पर। फ्रिक्शन तब आता है जब दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही हो या स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। यहाँ पे अभी स्लिपिंग की टेंडेंसी है ही नहीं। कुछ देर बाद क्या होगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद कौन नीचे गिर जाएगा, कौन नाले में चला जाएगा, कौन क्या कर रहा होगा, उससे मतलब नहीं होता। हम इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। इस इंस्टेंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग। मैंने बताया था देयर इज नो स्लिपिंग, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है और ना ही स्लिपिंग की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब एक स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पर गरीब भाई बंधुओं के लिए। अगर कोई आपसे पूछे फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, तो आप क्या बोलोगे। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन या रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। और एक और लिख लेना, क्या फ्रिक्शन उतना लगता है जितनी जरूरत होती है, उतना लगता है जितनी जरूरत होती है। किस केस में, स्टैटिक के केस में। और फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो साथ साथ चले। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में है वो साथ साथ चले। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का अगर आपके सामने सवाल आएंगे तो आप लोग कर पाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब मैं आपके सामने बहुत बेसिक सिंपल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप ना करें, ठीक है। आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। कुशांग वर्मा कोई मतलब नहीं है टाइप करने का, ठीक है। आराम से सोचिए, दिमाग चलाइए, भगवान ने इतना अच्छा दिमाग दिया है तुम्हें, उसका यूज करो, ठीक है। क्यों बार बार एक ही मैसेज को टाइप कर रहे हो यहाँ पर, मुझे भी इरिटेट कर रहे हो। अच्छे स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा वो डेकोरम मेंटेन रखो, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो। हाँ, अब मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताने जा रहा हूँ और उन बेसिक स्टेप्स पर हम बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम अब बहुत सारे ऐसे सवाल करने जा रहे हैं जहां पे हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना होगा। देखो यार, जब फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, तो हमें देख करके तुरंत पता नहीं चलता ऑन द स्पॉट कि बॉडी स्लिप करेगा या नहीं करेगा, वो हमें चेक करना पड़ता है। अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रहा होगा तो स्टैटिक लगेगा, मानते हो मेरी बात। उतना लगेगा जितनी जरूरत होगी उसे रोकने के लिए। और अगर मूव कर रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं, तो काइनेटिक लगेगा। क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। तो देखिए, अब इस तरीके के सपोज आपके सामने बहुत सारे अलग अलग सवाल आएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है। क्या पूछा जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है। पता है इन सवालों में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ये बताओ। सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप शायद याद हो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी। क्या वो म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स थी। म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल फोर्स, ये आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ऊपर नॉर्मल लग रहा है और नीचे mg लग रहा है। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है अभी
क्या आपकी 100 आ रही है? क्या ये वैल्यू 50 न्यूटन होगी? क्या ये वैल्यू 50 न्यूटन होगी? ये है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, या बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल के रख लो। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के इंटू एन, 0.4 इंटू 100, जो कि कितना आ गया? 40 न्यूटन। अब देखना ध्यान से, सवाल पढ़ो ध्यान से, समझ आ जाएगा आपको, तुरंत देख करके समझ में आएगा। तुमने कितना फोर्स लगाया? 45 न्यूटन। अब लोग कहते हैं कि देखो सर 45 न्यूटन आगे लगाया, पीछे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन 40, तो इसका एक्सेलरेशन हम निकाल पाएंगे, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स अपॉन मास। मैं बेटा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे था और आपने 45 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये ब्लॉक चल पाएगा? क्या ये ब्लॉक अभी चल पाएगा? चलाने के लिए कम से कम कितना फोर्स चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा तो ज्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है मेरे भाई? क्या फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात देख पा रहे हो? कितनी है? 50। और तुमने कितना लगाया? 45। क्या ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम है? अगर ये फोर्स मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो क्या ये ब्लॉक को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। और अगर नहीं चला पाएगा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा। बहुत अच्छे। और ये बताओ कितना लगेगा? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था 50 नहीं लगेगा नालायक, उतना लगेगा जितनी जरूरत है। जरूरत कितनी है? 45 न्यूटन की है भाई। तो पता है आपको, मैं ये कहूंगा एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। कहानी को कनेक्ट कर पा रहे हो तो शायद समझ पा रहे होगे। और 10 केजी पर आपने लगाया आगे फोर्स 45 न्यूटन, जो कि मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक उतना लगेगा जितनी जरूरत है। किसके लिए? इसको रोकने के लिए। और रोकने के लिए कितनी जरूरत है? 45 न्यूटन। क्या ये बात किसी गरीब भाई बंधु को समझ में आई है? क्या ये बात किसी गरीब भाई बंधु को समझ में आई है या नहीं आई? स्टेप नंबर 1 सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। ऐसे सवाल जब भी आएंगे, तो हमें देख करके, सवाल का फोटो देख करके थोड़ी ना पता चलेगा कि स्टैटिक लग रहा है काइनेटिक लग रहा है। हमें चेक करना पड़ेगा। क्या तुम फोटो देख करके तुरंत बता दोगे क्या? ऐसे कौन है? ऐसे कौन है भाई धुरंधर लोग जो फोटो देख के तुरंत बता देंगे कि स्टैटिक है या काइनेटिक है? नहीं भैया, फोटो देख करके नहीं पता चलता। फोटो में तो सारे ब्लॉक रुके हुए दिखाई देते हैं। फोटो में तो सारे ब्लॉक रुके हुए दिखाई देते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, क्या हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे? फिर हम चेक करेंगे कि हमने जो फोर्स लगाया वो उसकी औकात से कम है या ज्यादा है। इस ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तुम्हारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या उससे कम है? क्या भाइयों मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या भाइयों मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो? बहुत अच्छे। आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 10 केजी पर, दूसरा सेकंड केस। पहला सवाल, क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा? ये तो आप पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। डेटा सेम है, डेटा सेम है, कोई डेटा में चेंज नहीं किया गया है। बस चेंज है, पहले यहाँ 45 न्यूटन लग रहा था, अब 100 न्यूटन लग रहा है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू कितना दिया है? 0.5। भैया ये बताओ मूव करेगा या नहीं करेगा? जल्दी बताओ मेरे भाई। क्या 100 न्यूटन 50 से ज्यादा है? मूव करेगा, पक्का करेगा? क्या मैं लिख दूं भैया मूव करेगा? क्या 100 न्यूटन का फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है? मूव करेगा। अच्छा जल्दी से बताओ, अगर मूव करेगा तो क्या लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? अरे भैया मूव करेगा तो क्या लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा। कौन है लोग जो पीछे 50 लगा रहे हैं? अरे नालायकों, सुधर जाओ सुधर जाओ। 100 न्यूटन आगे और पीछे कितना लगेगा मेरे गरीब भाई बंधु?
पीछे लगेगा तुम्हारा 40 न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स। अब तो तुम भूल जाओ, क्या तुम्हें न्यूटन लॉ आता है? क्या तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ लगाना आता है? क्या खत्म हो गया सवाल? इसके बाद फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, बस सवाल खत्म। एक्सीलरेशन सीधे सीधे आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे 10। क्या आपका आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया? कोई हमसे पूछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, 40 न्यूटन, नेचर क्या होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? आराम से दोनों सवालों को देखो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में आया कि नहीं आया। सोच करके बोलना सभी लोग। क्या मैं अभी बिल्कुल फंडामेंटल चीजें सिखा रहा हूँ? यहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर आप इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ? बेटा मैं बहुत हाई फाई तो कराता ही नहीं ना कभी यार। इतना बहुत हाई फाई करा रहा होता तो तुम्हें क्यों पढ़ा रहा होता है? कहीं पे इसको या नासा वासा में बैठ करके रिसर्च कर रहा होता ना। मैं तो भैया फंडामेंटल जानता हूँ, फंडामेंटल सिखाता हूँ, और मेरे फंडामेंटल सिखाने के बाद लोग आईआईटी में फोड़ के आ जाते हैं। उत्कर्ष बोल रहा है ये 40 न्यूटन कहाँ से आया? बेटा मेरे घर से आया है 40 न्यूटन। उत्कर्ष भाई साहब पूछ रहे हैं ये 40 न्यूटन कहाँ से आया? मेरे घर से आया बेटा, मैं अपने घर से लेकर के आया हूँ इस फोर्स को। नालायक सुधर जाओ सुधर जाओ। तुम्हें जब पता है मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुम अभी निकाल चुके हो, ये सेम डेटा है 40 न्यूटन थी, तो वही लगाया बेटा, ये मैंने अपने घर से नहीं लगाया है। क्या क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर हो गए? आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले ये चेक करना है कि वो ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। वो कैसे चेक करोगे? उसके लिए पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, क्या तुम वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे? फिर चेक करना कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है और तुमने जो फोर्स लगाया वो क्या है। क्या अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार? चलिए अभी पता चल जाएगा आपके फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है। वही सब कुछ सवाल वही है, बिल्कुल एक ही पैटर्न के सवाल चल रहे हैं, बस इस बार फोर्स जो है वो एक एंगल पे लगा दिया है। म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और म्यू के की वैल्यू है 0.4। आपसे वही सब पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स लगाया, बताओ चलेगा? और चलेगा तो बताओ क्या होगा? वाह भाई वाह, मौज आ गई। कुछ लोगों का आंसर यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। मैं खड़े होके ऐसे लोगों को स्टैंडिंग पोजीशन में सैल्यूट करना चाहता हूँ। जिन लोगों का आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे लोगों को अभी नॉर्मल फोर्स ही निकालना नहीं आता। अबे नालायक को, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमेशा mg के बराबर नहीं होती। जरा ध्यान से देखो, 100 न्यूटन के कंपोनेंट करो फटाफट, अभी समझ आ जाएगा तुमने क्या गलती करी है। 100 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट बताओ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ क्या होगा? 80 न्यूटन। लोगों ने पता है क्या दिमाग लगाया? मैं बताता हूँ लोगों ने क्या दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि अरे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल फोर्स है 100, तो नॉर्मल फोर्स 100 है, तो ये तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। अबे गधो, क्या हमेशा नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर ही होगी? ऊपर भी तो आएगा इसका कंपोनेंट, वो कौन लगाएगा? 60 न्यूटन। अगर समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो गलती समझ में आ गई होगी तुम्हें। 10 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं भाइयों, जरा ध्यान से देखना। 60 न्यूटन ऊपर, mg नीचे। क्या नॉर्मल की वैल्यू अभी भी 100 आएगी क्या? जल्दी से देख करके बताओ, क्या नॉर्मल की वैल्यू 100 आएगी क्या? नहीं भाइयों, नॉर्मल की वैल्यू अभी 40 आएगी। क्या हमेशा नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होगा? अरे भैया ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से एम नॉर्मल अभी कम हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ, नॉर्मल फोर्स प्लस 60 बराबर 100, नॉर्मल की वैल्यू क्या आ रही है? क्या 40 आ रही है? अब समझ आई गलती क्या करी है तुमने। अब बताओ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ फटाफट से। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ बंसल साहब, क्या आ रही है तुम्हारी? तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो लग रहा है हमें।
क्या नॉर्मल की वैल्यू 40 होगी? 100 लगाने वालों को गलती समझ में आ गई? देख रहे हो फंडामेंटल क्वेश्चन में ही तुम फैल रहे हो। 20 आ गई, बहुत बढ़िया। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 इंटू 40, 16 आ गई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, रोकने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात 20 है। तुमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लगाया? 80। क्या ये 80 20 से ज्यादा है? क्या ये 80 20 से ज्यादा है? तो चलेगा या नहीं चलेगा? जोर से बोलना, प्रेम से बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, चलेगा या नहीं चलेगा भाइयों? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आगे लगेगा 80 और मैक्सिमम वैल्यू है 20। अगर चलेगा तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? प्रेम से बोलना भाई, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि गरीब भाई बंधुओं को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ गया। अब तो मूव करेगा, लोग बोल रहे हैं मूव करेगा। अच्छा, और अगर ये मूव करेगा तो बताओ जल्दी से, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा, मतलब मैं कह सकता हूँ आगे लगेगा 80 न्यूटन, पीछे लगेगा काइनेटिक जो होगा 16 न्यूटन। तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, एक्सेलरेशन आ चुका है 80 माइनस 16 बटे 10, 6.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का आंसर 4 आ गया था देखते ही, क्या उनको गलती समझ आ गई है? और फ्रिक्शन लगेगा 16 न्यूटन। अब तो नहीं करोगे गलती, इस बार सही कर दोगे? हर बार बोलते तुम यही होगे, पिछली बार भी यही बोले थे तुम, इस बार अगला क्वेश्चन दो सही कर देंगे, लेकिन फिर रायते की तरह फैल गए तुम लोग। इस बार सही करोगे? बताओ, तभी कराएं क्वेश्चन, नहीं तो क्या है, तुम बेइज्जती करवा रहे हो अपनी। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन दें फिर, तैयार हो? स्क्रीन पे उतारा जाए क्वेश्चन। किसी को डाउट है क्या इस सवाल में? नॉर्मल की वैल्यू क्या हमेशा mg के बराबर होगी क्या? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फ्रिक्शन ना भी लगे। पता है क्या, मान लो अगर ये ऊपर वाला फोर्स mg से ज्यादा हो जाता तो ये ब्लॉक हवा में आ जाता। ऐसा भी पागल बनाया जाता है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। मान लो ये 60 न्यूटन की वजह है, अगर ये वाला फोर्स ग्रेटर देन 100 न्यूटन हो जाता तो क्या ब्लॉक जमीन से उड़ जाता? क्या ये ऊपर आ जाता? अबे जब सरफेस के कांटेक्ट में नहीं होता तो फ्रिक्शन लगता भी नहीं। तो इसलिए चेक कर लिया करो एक बार कि कांटेक्ट में है भी या नहीं है, ठीक है? पता लगे कि फ्रिक्शन लगा रहे हैं और ब्लॉक हवा में उड़ रहा है और तुम फ्रिक्शन लगा रहे हो क्यों भाई, हो समझ आया कि नहीं आया? अगला सवाल। हाय हाँ, ये रहा आपके सामने, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन निकालना है, जल्दी से बताएं। म्यू एस की जो वैल्यू है वो है 0.5 और म्यू के की वैल्यू है वो है 0.4। अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया जा रहा है। ये बताओ, ये इसको क्या बोलोगे? पुश करना बोलोगे या पुल करना बोलोगे? आप इस समय पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो? पुश कर रहे हो। ऊपर वाले में क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे। चलो समय शुरू, 2 मिनट का समय सभी को मिलता है। बेटा आंसर गलत नहीं आना चाहिए, मार पड़ेगी इस बार, बता दिया, भूत बना देंगे। तो अपना अपना करो सब लोग, कोई देखेगा नहीं है सॉल्यूशन। नॉर्मल कितना आ रहा है भी तुम्हारा? क्या इस बार भी नॉर्मल वही है तो नहीं आ रहा जो पिछले सवाल में आ रहा था? देख लेना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नॉर्मल ही गलत निकाल के बैठ जाओगे। इस बार नॉर्मल की वैल्यू बढ़ जाएगी, देखो ध्यान से। ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो 60 प्लस 100, मेरा तो नॉर्मल 160 आ रहा है। नॉर्मल सही निकाल लिया करो, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा। अब निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखोगे? 0.5 इंटू 160, 80 न्यूटन भाइयों, 80 न्यूटन भाइयों। आगे चलाने वाला फोर्स 80 न्यूटन है,
फ्रिक्शन की क्या मैक्सिमम औकात भी 80 है, मतलब जस्ट भाई साहब बराबर की लड़ाई है यहाँ तो, समझ रहे हो? जस्ट ब्लॉक में टेंडेंसी है, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ ब्लॉक चल जाएगा। अभी चलेगा या नहीं चलेगा, जल्दी बताओ। इस इंस्टेंट पे चलेगा या नहीं चलेगा? अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी आगे वाला फोर्स भी 80 है और उसकी औकात भी 80 है, मतलब हिसाब निपट जाएगा, बराबर निपट जाएगा। क्या निपट पाएगा? क्या समझ पा रहे हो? मूव नहीं करेगा अभी, और मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0। और जल्दी से बताना फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक लगेगा। और कितना लगेगा? 80 न्यूटन। किसी का सही था क्या? अरे कोई है माइकल लाल जिसका सही है भाइयों ये सवाल? क्यों लाला लालियो तुम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हो? ये लालियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं? देश की लालियां तो मेडल ला रही हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं आजकल लालियों को, मैं ये देख रहा हूँ। टॉप 100 में बहुत कम दिखाई दे रही है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे लंगूर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा ये लालियां क्या कर रही हैं आजकल। पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ वो बात सही है, लंगूरों की गिनती ज्यादा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए भाई। क्या तैयार हो अगले सवाल के लिए? पता नहीं एक लाली के 198 में से 198 आया, मुझे समझ में नहीं आया। लगता है कि कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई है। इतना चमत्कार कैसे हो गया इस सब में, पूरे में से पूरे आ गए? मुझे लग रहा है या तो कुछ सॉफ्टवेयर की गलती हो गई, या फिर हो सकता है पहले से ही आंसर की मिल गई है। कुछ तो घपला हुआ है, बड़ा वाला घपला हुआ है। इतना टैलेंट कि 2 घंटे में 198 आउट ऑफ 198। मुझे लगता है कि कोई ना कोई टेक्निकल एरर तो हुआ होगा। इतने धुरंधर कैसे हो सकते हैं भाई? और मुझे ये भी पता लगा है कि कुछ लोग तो भाईगिरी मतलब गुटबाजी करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अच्छी रैंक लाने के लिए। क्यों भाई? मैंने सुना है कि ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले 5 मैं करूंगा, अगले 5 तू कर, सॉल्व कर ले, मोबाइल पे आंसर भेज दे, फिर टिक। मतलब चीटिंग कर करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, बाद में आईआईटी में कुछ होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चीटिंग कर करके सॉल्व करते हैं। ऐसे करते हैं भाई, केमिस्ट्री मैं करूंगा, फिजिक्स तू कर ले, फिर बाद में आंसर मैच करा लेंगे। क्यों भाई? ये हरकतें कर रहे हो तुम लोग, करो। इससे बड़ा धोखा कोई और नहीं दे सकते तुम। जो तुम कर रहे हो इस समय, गुटबाजी कर करके पेपर सॉल्व करते हो, 10 लोगों का ग्रुप बना बना करके, आंसर शेयर कर करके। जो लोग ये चीटिंग कर रहे हैं, कर लो बेटा, अभी घर बैठे हो। अभी आओ, जब ऑफलाइन आओ तुम एक बार, दूध का दूध अलग, पानी का पानी अलग होगा, फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा। बहुत बड़ा बड़ा स्कैम करते हो यार तुम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। क्या अगला सवाल करने के लिए तैयार हो? क्या कर पाओगे? क्या अगला सवाल कर पाओगे? जल्दी बताओ भाई, सवाल सॉल्व करो। सॉल्व करो बे सवाल। वेन्यू नहीं बताया गया, नालायक। यही बता देंगे तुम्हें वेन्यू और सब कुछ। सवाल का आंसर बताओ। निकालो भाई निकालो। चलेगा या नहीं? हाँ, ये देखो, ये कौन है भाई? कौन लंगूर है? ये पूछ रहा है इसमें क्या करना है। भाइयों इसमें क्या करना है? एक काम कर, मुझे ब्लॉक का टेम्परेचर बता दे तू। ये बता दे, इस ब्लॉक का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा। क्या करना है पूछ रहा है मुझसे। कह रहा है कि सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें क्या करना है। भाई इसको बताओ इसमें क्या करना है यार। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में जो करते हुए आ रहे हैं वही करना है। और तुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो एक काम कर, तू ये बता दे इस ब्लॉक का टेम्परेचर क्या है और इस सरफेस पे कितना प्रेशर लगा रहा है। उसके हिसाब से तो डेटा ही इनसफिशिएंट है। ओहो, चलेगा क्या? कंपोनेंट कर ले भाई। अब देखो सवाल जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत देर हो गए। अब फटाफट आंसर निकालो जल्दी से। आगे वाला फोर्स 80, 100 cos 37, ऊपर वाला फोर्स 60। बहुत बढ़िया।
ये वाला फोर्स पीछे से लग रहा है 50 cos 37 कितना 40, ऊपर से नीचे लगेगा 30 और नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो जल्दी से बताओ ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स, नॉर्मल प्लस 60 बराबर 130। नॉर्मल कितना आ रहा है तुम्हारा, क्या 70 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, नॉर्मल तो सही निकाले हो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल 70 है, तो मेरे हिसाब से 35 न्यूटन आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू निकाल लो, जरूरत तो पड़ेगी। 0.4 इंटू 70 जो कि कितना आ गया 28 न्यूटन आ गया। अब ये बताओ इसको चलाने वाले फोर्स, मतलब नेट फोर्स आगे के डायरेक्शन में कितना लग रहा है? क्या सिर्फ 80 लग रहा है क्या? नहीं वे 120 लग रहा है। 40 कौन लगाएगा? तुम्हारे चच्चा आएंगे लगाएंगे। 80 और 40 लग रहा है वे। और कहीं चच्चा बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, तुमको बहुत गुस्सा आता होगा कि सारे काम हमसे ही करवाते हैं, एमजी भी हमसे लगवाते हैं, कैलकुलेशन भी हमसे करवाते हैं। 80 भी आगे लग रहा है, 40 भी आगे लग रहा है। नेट आगे वाला फोर्स का 120 है। रोकने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात क्या है बे? 35 न्यूटन है। कितनी है भाई? 35 न्यूटन है। जल्दी से एक बात बताओ, चलेगा या नहीं चलेगा? पहले तो जेई बता दो तुम, चलेगा या नहीं चलेगा? 120, उसकी औकात है 35। भैया दन दना करके चलेगा, दौड़ते हुए चलेगा? दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक लगेगा। आगे चल रहा है तो कहां लगेगा? पीछे। तो आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, 120 माइनस 28/10। भाई मेरा आंसर आ चुका है, आपके बारे में नहीं पता चल पा रहा है। कितना आ रहा है यहाँ से आंसर? मेरा तो आंसर 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 28 न्यूटन। क्या भैया ऐसे बहुत सारे फोर्स लगा दिए जाएं, 10 फोर्स लगा दिए जाएं, अलग अलग एंगल पे लगा दिए जाएं, और फिर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए इसका एक्सेलरेशन बता दो, क्या देखते ही छोड़ दोगे? क्या देखते ही छोड़ दोगे या कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने तो मान लो यहाँ 2 फोर्स लगाए, कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहे ऊपर भी लगा दे, नीचे भी लगा दे, आगे भी लगा दे, पीछे भी लगा दे, 50 फोर्स लगा दे, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ये बताओ। कर पाओगे पक्का? अरे कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत आना। एक और सवाल करोगे क्या भाई? एक और सवाल करोगे? टाइम है क्या तुम्हारे पास? टाइम तो बहुत है, एक सवाल और कर दो फिर। अच्छे लेवल के सवाल कल कराएंगे, अभी तो बस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर रहा है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है तो पहले फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। पता चला कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ही नहीं है और बिल्डिंग खड़ी करने लग गए। पता चला 6वीं मंजिल तक पहुंचे, पूरा फाउंडेशन तहस नहस हो गया, पूरी बिल्डिंग नीचे, मेहनत बर्बाद, पैसा बर्बाद। इसीलिए भैया फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर लाजवाब क्वेश्चन भी कर लेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक ब्लॉक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, यहाँ पर ये 10 kg है, आगे के डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। म्यू एस म्यू के की वैल्यू, ऐसा नहीं है कि म्यू एस म्यू के की वैल्यू हमेशा यही होती है, वो तो मैं आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ले रहा हूँ। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है। पहले तो ये बताओ नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? एक 120 आएगा नॉर्मल फोर्स, 100 नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इस 10 kg के ब्लॉक पर ऊपर की दिशा में, जो आंसर जो नॉर्मल की 120 वैल्यू बोल रहे हैं, मुझे उनके लिए बहुत दुख होता है कि ये लोग अभी तक नॉर्मल निकालना नहीं सीख पाए। नॉर्मल ऊपर mg नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर की दिशा में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक तो जी इफेक्टिव वाला तरीका है, यहाँ से मेरे हिसाब से ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर 10 × 2। नॉर्मल फोर्स 120 आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी आ रही है?
म्यू एस इंटू 120 कितना होता है ये 60, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 इंटू 120, ये कितना होता है 48। ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा भाई चलेगा, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा। आगे कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है जल्दी बताओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात, मैं जैसे ही बोलूं औकात इसका मतलब क्या है, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम औकात का मतलब क्या वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है 60 है। भाई ये दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा जल्दी बताओ, दौड़ेगा भाई दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। तो बताओ स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, काइनेटिक लगेगा। तो आगे लगेगा 100, पीछे लगेगा 48, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो होगा 100 माइनस 48 अपॉन 10 एंड दिस इज व्हाट 5.2। लेकिन पता है ये सही आंसर नहीं है, कुछ लोग आंसर 5.2 ही दे रहे हैं। ये तो एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आया, लेकिन लिफ्ट भी तो ऊपर जा रही है, तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या होगा भाइयों, क्या यही होगा क्या, क्या मुझे लग रहा है तुम भूल रहे हो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। क्या कुछ याद आ रहा है तुम्हें, क्या 5.2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, दिस इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया था, सिर्फ 5.2 दिया था, भूल गए थे। अबे भूल गए थे, इसी के तो चक्कर में तुम्हारी इतनी नेगेटिव मार्किंग हुई है। मैंने ये देखा कि भाई लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व सही किए हैं, मान लो किसी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही हैं, उनने 2 सही टिक किए, एक गलत टिक कर दिया, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई भाई। +4 मिलने थे उसकी जगह -2 और हो गए, 6 नंबर का नुकसान हो गया। इसी के चक्कर में तो तुम्हारे नंबर कम आए हैं कि भूल जाते हो तुम चीजों। नहीं तो भाइयों तुम लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन मल्टीपल करेक्ट में छोटी छोटी गलतियां करके तुम फेल गए। सुधारो इनको यार, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है यार, तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो यार, टॉप रैंक्स निकालनी है यार हमें आईआईटी में, और तुम लोग क्या कर रहे हो, भूल कैसे जाते हो यार। मैं तो नहीं भूल रहा, तुम भूल रहे हो सब कुछ। क्या ये भाई क्लियर है। ये बताओ लिफ्ट के अंदर रखा हो, जमीन पर रखा हो, फोर्स किसी भी एंगल पे लग रहा हो, स्टैटिक लगेगा काइनेटिक लगेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, क्या ऐसे सवाल देखते ही फोड़ दोगे या छोड़ दोगे, फटाफट बोलो। अरे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक्सेलरेशन पूछ ले, लिफ्ट के फ्रेम में पूछ ले, ग्राउंड के फ्रेम में पूछ ले, नॉर्मल पूछ ले, स्टैटिक पूछ ले, काइनेटिक फ्रिक्शन, अरे कुछ भी पूछ ले, अगर ऐसे सवाल आएंगे कि देखते ही हो जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया, शानदार। एक सवाल आपके लिए घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, और भी 2-3 सवाल दूंगा जो कि आपको घर से करके लाने होंगे, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अभी तक हमें ऑफलाइन के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, इस वीक में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। आपको अपडेट रहिएगा, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करिएगा, ठीक है। इस वीक में 3 से 4 दिन के अंदर आपको ऑफलाइन का पूरा शेड्यूल, आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, किस बिल्डिंग में होंगी आपकी क्लासेस, क्या टाइमिंग रहेगी, वो पूरा शेड्यूल आपको कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भाइयों चला जाए फिर, होमवर्क तो था नहीं कुछ, अब तुम्हें क्या करना है, पूरा पेपर एनालाइज करना, जो क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखो, सीसेट पे अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप पीडीएफ से सॉल्यूशंस देख सकते हैं, जो गलतियां हुई हैं उनको मार्क करो, लिखो और आगे बढ़ो, और जो आज का होमवर्क दिया जाए उसको कल करके लाना। एक बात और बता देता हूँ, आज जो कुछ भी पढ़ाया है दोबारा घर जाकर के कम से कम 30 मिनट देना है और उन क्वेश्चंस को दोबारा से करना है, क्योंकि अगर आज का लेक्चर समझ में आ गया तो ये समझ लो भाइयों कि अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है, फंडामेंटल क्लियर हो चुके हैं, इसके बाद तो बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। किसकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। चलिए तो चला जाए फिर, मुलाकात अगली क्लास में होगी। राम राम सा।
चलो भाई